नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। देश भर में राज्यसभा चुनाव के लिए 10 जून को मतदान होना है। इस कड़ी में हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों का भी चुनाव होगा। हरियाणा में विधानसभा के गणित के मुताबिक एक सीट बीजेपी जबकि एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। हालांकि बीजेपी अगर रणनीति के तहत दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारे तो हरियाणा का राज्यसभा चुनाव एक बार फिर सुर्खियों में आ सकता है। इससे पहले हरियाणा का 2016 का राज्यसभा चुनाव बेहद चर्चित रहा था। देश के 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होना है। इसी दौरान हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर भी चुनाव है। हरियाणा से राज्यसभा में 2 चेहरे कौन होंगे, इस पर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। प्रदेश में राज्यसभा की 2 सीट के चुनाव में तय कोटे से एक बीजेपी और एक कांग्रेस के खाते में है। हालांकि अगर बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया तो कांग्रेस की राह में अड़चन अगर आती है तो उसका फॉर्मूला बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के पास है। सरकार दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस को झटका दे सकती है। इसके लिए हरियाणा विधानसभा का गणित समझना भी जरूरी है। हरियाणा विस में बीजेपी विधायकों की संख्या 40, जेजेपी के विधायकों की संख्या 10। सरकार को निर्दलीय 6 विधायकों का समर्थन। हलोपा के विधायक गोपाल कांडा भी सरकार के साथ। कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं। इनेलो के पास भी एक विधायक अभय चौटाला है। हरियाणा विधानसभा के इन समीकरणों से एक सीट बीजेपी को मिलना तय है, जबकि एक कांग्रेस के खाते में जा रही है। ऐसे में अगर 2016 का इतिहास दोहराते हुए बीजेपी एक सीट पर उम्मीदवार उतारती है जबकि दूसरी सीट पर दावा रखते हुए किसी निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करती है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। 2016 का हरियाणा का राज्यसभा चुनाव सुर्खियों में रहा था। इन कंट्रोवर्सी के चलते देश भर में सुर्खियों में रहा था चुनाव। बीजेपी ने निर्दलीय के तौर पर सुभाष चंद्रा का समर्थन किया था। बहुमत होने के बावजूद आर के आनंद चुनाव हार गए थे। इनेलो समर्थित कांग्रेस का सहयोग होने के बाद भी हार गए थे चुनाव में पेन की स्याही बदलने का मामला सुर्खियों में रहा। भीतरघात होने के कारण भी सुभाष चंद्रा राज्यसभा पहुंच गए थे। इस बार भी अगर 2 सीट पर 3 उम्मीदवार सामने आते हैं तो एक बार फिर हरियाणा का राज्यसभा चुनाव सुर्खियों में आ जाएगा। हालांकि बीते राज्यसभा के चुनाव में हरियाणा से राज्यसभा में दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के खाते से गए भी थे। इसके बाद हुड्डा पर इनेलो ने बीजेपी के साथ फिक्सिंग के आरोप लगाए थे और कहा था कि बीजेपी अगर दूसरी सीट पर उम्मीदवार उतारती तो दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हारते। लेकिन हुड्डा ने बेटे को राज्यसभा भेजने के लिए सेटिंग की थी। बहरहाल देखना होगा कि इस बार हरियाणा की 2 राज्यसभा की सीट पर बीजेपी का चेहरा कौन होगा और कांग्रेस किस पर दांव लगाती है। इसके साथ ही जेजेपी भी गठबंधन में होने के नाते क्या रणनीति तैयार करती है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। आमतौर पर राज्यसभा चुनाव सामान्यतः बड़े सामान्य तरीके से हो जाते हैं, लेकिन हरियाणा में वो कई बार चर्चा में रहते हैं। 2016 में भी, उससे पहले भी और अभी बीता जो चुनाव हुआ उसमें भी बड़े आरोप प्रत्यारोप लगे। चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान, प्रवीण अत्रे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र ढुल कांग्रेस के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है। और हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर इनसाइट बताने के लिए इस पूरी खबर का, वो हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले एक बार पवन के पास चलते हैं, फिर दोनों मेहमानों के पास आएंगे। पवन, क्या लग रहा है कि कितनी दिलचस्प ये स्थिति हो सकती है या सामान्य चुनाव होगा, क्योंकि पिछले चुनाव सामान्य हुए नहीं है, नाम बहुत सारे चर्चा में हैं। बिल्कुल, देखिए वरुण, हरियाणा का जो राज्यसभा का चुनाव है, एक हरियाणा का राज्यसभा का चुनाव 2016 का ऐसा चुनाव रहा है जिसने पूरे देश भर में जो है खूब सुर्खियां बटोरी। और इंक कंट्रोवर्सी का जो मामला था, उस मामले के चलते राज्यसभा का चुनाव जो 2016 में हरियाणा में हुआ वो काफ़ी चर्चित रहा। इस बार 2 सीटों पर जो है वो हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव 10 जून को होना है, लेकिन
जो समीकरण है उस समीकरण से जो विधानसभा का गणित है वरुण, उसके मुताबिक एक जो सीट है उस पर राज्यसभा में बीजेपी का उम्मीदवार जो है वो जाना लगभग तय है, जबकि दूसरी सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार राज्यसभा में जाएगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी 2016 की तर्ज पर एक उम्मीदवार अपने पार्टी के सिंबल पर उतारती है और दूसरे किसी निर्दलीय उम्मीदवार को मैदान में उतारकर उसका समर्थन करती है, तो फिर कांग्रेस की राह जो है वो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और मैं आपको बहुत जल्दी ये बता दूं कि मुश्किल राह अगर होती है तो उसका कारण किस तरह से बनता है विधानसभा गणित के मुताबिक। अभी बीजेपी के पास 40 विधायक हैं, जननायक जनता पार्टी के पास 10 हैं। गोपाल कांडा के समर्थन को अगर मिला लिया जाए और 6 निर्दलीयों के समर्थन को मिला लिया जाए तो जो बीजेपी के पास जो गणित है वो 56 का गणित बनता है संख्या बल के आधार पर। 31 सीट से यानी 30 + 1 31 से एक सीट राज्यसभा की बीजेपी को मिल जाती है। दूसरी सीट पर उसके बाद जो है अपना अगर निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करते हैं तो दूसरी सीट है उसके लिए उनके पास जो है वो करीब 25 से 26 विधायकों का समर्थन बचता है, जबकि कांग्रेस के पास 31 का होता है। लेकिन अगर भीतरघात हो जाती है, कांग्रेस में अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है और अगर जो उम्मीदवार कांग्रेस लेकर आती है उसके ऊपर किसी गुटबाजी का या किसी तरह का ठप्पा अगर लगा रहता है, तो फिर बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवार को जो समर्थन करके अगर मैदान में उतारती है तो उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। ये अभी फिलहाल एक गणित है विधानसभा के आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन देखना यही होगा कि जो नॉमिनेशन जो फाइल होगा तो कौन कौन किस पार्टी का चेहरा होगा, क्या 2 ही उम्मीदवार, एक कांग्रेस एक बीजेपी से आएगा सामने, या फिर जो है वो एक निर्दलीय पर भी क्या बीजेपी दाव लगाती है, ये देखना होगा। ये बड़ी दिलचस्प लाइन आपने कही, अगर भीतरघात हो जाती है तो। प्रवीण अत्रे साहब, अभी हम जो ये रिपोर्ट देख रहे थे, बकौल इनेलो आपकी एक सेटिंग हो गई थी हुड्डा साहब के साथ, आपने सामने कोई उतारा नहीं, वो बड़े आराम से अंदर चले गए। 16 में भी बड़ी कंट्रोवर्सी रही है, तो ये सेटिंग राज्यसभा हरियाणा इतना चर्चा में क्यों रहता है, क्या संभावनाएं हैं? देखिए, ऐसा है वरुण, जहां तक इनेलो ने जो आरोप लगाया, राजनीति में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, कोई भी राजनीतिक दल कोई इस तरह के आरोप लगाता है। लेकिन जो राज्यसभा चुनाव की बात है जिसका जिक्र आप करते हैं, देखिए अभी जब पवन अपनी रिपोर्ट दे रहे थे तो पवन ने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो शब्द बहुत कुछ बयां करते हैं। पवन ने कहा कि एक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलना तय है, ये शब्द उन्होंने प्रयोग किया। लेकिन एक सीट कांग्रेस को भी मिल सकती है, मतलब वहां पवन जी को भी संशय है कि मिलेगी, पता नहीं। और इन्हीं शब्दों में सारा लबोलुब। वो तो आपकी रणनीति पे तय होगा ना सर। देखिए, ऐसा है कि ये तो बात निश्चित रूप से है, क्योंकि अभी तो बहुत जल्दबाजी होगी कि अभी पार्टी हाईकमान की तरफ से तय होना है कौन उम्मीदवार होगा, दोनों सीटों पर उम्मीदवार होगा या एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार का समर्थन, वो सब चीजें अभी तय होनी बाकी है, उनके बारे में कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि सरकार दोनों सीटें हम जीते, ये हमारी कोशिश होगी, और दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी जीतेगा, ये मैं आपको यहाँ पे इस वक्त कह सकता हूँ। ठीक है, बाकी सीटें तय होंगी हमारे सामने। दोनों सीटें जीते तो फिर इसके लिए तो सामान्य नहीं ना, साम दाम दंड भेद सब कुछ होगा। रविंद्र ढुल साहब, भाई वरुण जी ऐसा है नहीं, उसमें एक चीज और भी वरुण, अगर आप ध्यान दें कि जो कांग्रेस के इस वक्त के हालात है, जिस तरह से कांग्रेस एक अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, मतलब कांग्रेस ने स्वयं जिस तरह से इन बातों को स्पष्ट किया कि कांग्रेस में अलग अलग 4 गुट है। जब किसी राजनीतिक दल में इस तरह के गुट होते हैं और उन गुट के नेताओं की तलवार इस तरह से आपस में खिंची होती है और हालात इस तरह से हो जाते हैं कि दाल दूसरे में बढ़ती है, तो वहां पे कुछ भी होना तो संभव है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है रविंद्र ढुल साहब, एक सीट बीजेपी को मिलना तय है, एक कांग्रेस को भी मिल सकती है, मतलब इसमें कोई संशय है क्या? ढुल साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार चेक कर लेंगे, म्यूट तो नहीं है। हाँ जी बोले। हाँ बोले सर। हाँ, मैं कह रहा था कि पहली बार तो जो पोजीशन 2016 के अंदर आजाद उम्मीदवार इनेलो कांग्रेस के द्वारा था, पहली बार तो दोनों पार्टी के बीच में अपने कुछ भी डिफरेंस थे, और दूसरी बात जो है दोनों पार्टी के पास में ये सफिशिएंट जो है एमएलए के वो नहीं थे, एमएलए नहीं थे कि वो दोनों में से कोई भी पार्टी अपना तो कैंडिडेट को राज्यसभा के लिए जिता पाए। ठीक, तो वर्तमान में ऐसा नहीं है, कांग्रेस के पास में बिल्कुल क्लियर तौर पे हमारे पास में एमएलए हैं जो एक राज्यसभा के एमपी को जिताने के लिए काफी है,
तो ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति या कोई भी ऐसी बात लगती नहीं कि किसी प्रकार की तो कोई समस्या है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं कह रहा हूँ जी। नहीं ढुल साहब, क्योंकि प्रवीण अत्रे ये कह रहे हैं कि भाई आपके यहाँ भीतरघात है, आपके यहाँ मतलब फूट है, इंटरनल जो दिक्कत है, और उनकी पार्टी दोनों सीटें जीतने की कोशिश करेगी। उसके बाद ऐसा लगता है कि भाई कोई किंतु परंतु, आशंका, संभावना सब बन जाती है। जैसे व्हिप जो है भाजपा जारी करेगी, वही व्हिप जो है कांग्रेस जारी करेगी, वही व्हिप जो है जेजेपी जारी करेगी। बेतराघात चाहे भाजपा की तरफ से हो, बेतराघात चाहे जेजेपी की तरफ से हो, चाहे कांग्रेस की तरफ से, एमएलए अपने आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और वो पिछली बारी वाला पेन चेंज करने वाला काम तो ये कर नहीं पाएंगे। जो रामविलास शर्मा जी ने, तत्कालीन मंत्री जी ने कहा था जलेबी बनी है, कैसे बनाई है ये हम नहीं बताएंगे। तो उस समय तो एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, वो तो आप भी नहीं बता पाए थे सर जलेबी कैसे बनी है। हम तो वोट डालने वाला व्यक्ति कैसे बता सकता है? ये तो सरकार ने किस प्रकार से मैनेजमेंट की थी, वोट डालने वाला कैसे बता सकता है? बताइए। वो तो तत्कालीन मंत्री ने कहा था, पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर थे रामविलास जी, कुछ तो बता देते बाहर आके गड़बड़ क्या हुई। मिनिस्टर थे, पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर रामविलास शर्मा जी थे। वो उनसे बेहतर किसने क्या बताया? उन्होंने खुद एडमिट किया था मीडिया में ऑन एयर कि भाई जलेबी बनाइए, कैसे बनाइए उस बात को अब हम नहीं बता सकते, हम छोड़िए उन बातों को। तो वो चीजें अब की बार तो है नहीं, ना तो ये जलेबी बनेगी ना ये बना पाएंगे, क्योंकि वन साइडेड कांग्रेस के पास इतने एमएलएज हैं कि एक राज्यसभा के उम्मीदवार को वो इलेक्ट करा लेंगे। कोई किंतु परंतु नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी अत्रे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि रविंद्र जी ने जो अभी ये बात कही ना कि पहले की स्थिति और आज की स्थिति में अंतर है। हालांकि पता नहीं रविंद्र जी ने कैसी ये बात कही। अगर हम पहले की स्थिति को देखें, जो आर के आनंद है इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार थे और बाकायदा कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया था, और समर्थन की घोषणा भी सोनिया गांधी जी ने खुद की थी, किसी स्थानीय नेता ने नहीं की थी। लेकिन उसके बाद जो नतीजे आए वो क्या था कि कांग्रेस के अंदर जिस तरह के हालात है, जिसका जिक्र मैं अभी भी कर रहा हूं, देखिए आज भी आप क्या देख रहे हैं, आज भी कांग्रेस में 4 अलग अलग गुट है, और चारों गुटों की कोशिश ये रहती है कि एक दूसरे गुट को किस तरह से नीचा दिखाया जाए। इन चीजों से तो हम इनकार नहीं कर सकते, ये तो जनता के सामने स्पष्ट तौर पर। और दूसरा, पहले जो स्थिति थी और उसमें आज की स्थिति में अंतर क्यों नहीं? जैसे पवन जी ने बताया कि 30 वोट जो है अगर एक उम्मीदवार को चाहिए, तो आज अगर हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की, हलोपा का एक जो एमएलए है उसकी संख्या को अगर देखते हैं तो मात्र 4 या 5 वोट की जरूरत पड़ती है दूसरे उम्मीदवार को जितवाने के लिए। लेकिन जिस तरह के कांग्रेस के हालात है, अब ये डिपेंड करता है कि हुडा साहब को रणदीप जी मारते हैं, या रणदीप जी को शैलजा जी मारती है, या शैलजा जी को किरण जी मारती है, ये डिपेंड करेगा। और कांग्रेस के अंदर तो साहब वो 4 या 5 वोट नहीं है, मात्र वो 4 या 5 विधायक हैं। भाई आप पहले तो 16-17 का डील हुआ था वरुण। नहीं, आप जिस तरह से कह रहे हैं, आपको जो आशंका है वो कह रहे हैं डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ऐसा रिस्क कौन लेगा? पिछली बार जो हुआ था वो भी रविंद्र जी ने देखा है, पिछली बार क्या हुआ था। तो कह रहे हैं आपने जलेबी बनवाई। नहीं, हमने जलेबी नहीं बनवाई, ये कांग्रेस की आपसी कुर्बानी का नतीजा होता है, क्योंकि कांग्रेस के हालात इस तरह के हैं। जब सोनिया गांधी अगर किसी कैंडिडेट को समर्थन देती है, उसके बावजूद अगर कांग्रेस के विधायक उनके समर्थन को सिरे ना चढ़ाए, तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस के हालात किस तरह। तो जिस राजनीतिक दल के अंदर आपसी वैचारिक मतभेद ना होकर दुश्मनी वाले हालात हो, वहां कुछ भी संभव है। ठीक है, एक बार पवन के पास चलते हैं, फिर आता हूं ढुल साहब। पवन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी पवन, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर ये 25-26 का आंकड़ा है, क्योंकि रविंद्र ढुल कह रहे हैं कि भाई वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, विप जारी होगा, ऐसा रिस्क शायद कोई ना ले, लेकिन क्योंकि क्रॉस वोटिंग की एक आशंका, जिस गुटबाजी की बात बार बार होती है, भाई एक धड़े के आदमी को मौका दे दिया तो दूसरा धड़ा क्यों चाहेगा कि उसका आदमी राज्यसभा में जाए? देखिए वरुण जी, रविंद्र ढुल जी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनको कानूनी जानकारी बहुत ज्यादा है। लेकिन जो पिंक कंट्रोवर्सी 2016 का हरियाणा का राज्यसभा का चुनाव का मामला है, वो हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। आर के आनंद जो है, जो उम्मीदवार थे, वो भी वरिष्ठ अधिवक्ता बड़े वकील हैं, कानूनी जानकारी। लेकिन इसके बावजूद इस मामले में आज तक कोई किसी तरह का कोई ऐसा फैसला कहीं से नहीं आ पाया। और क्रॉस वोटिंग की जो बात हो रही है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि वोटिंग एक मतदान का राइट है अपने आप में, और किसने वोट किसको डाला या नहीं डाला, और वहां पर किसने जो एक शाही जो पिछली बार जो शाही का खेल हुआ, उसमें कौन से पेन से टिक करना है और कौन सी से आप अपनी जेब से पेन निकाल कर करके आए, या वहां कोई दूसरा पेन रखा गया, या फिर आपको राइट का निशान लगाना है,
राइट के निशान को 16 सालों ऊपर नीचे या किसी भी तरीके से यानी जो क्लरिकल मिस्टेक टाइप की चीजें होती है, मैं आपको ये इस तरह से समझा सकता हूँ कि अगर मान लीजिए राइट का निशान लगाना है तो राइट का निशान ना लगा तो सीधी रेखा खींच देता है कोई भी और अपना वोट डाल देता है, तो ये कैसे साबित होगा कि सीधी रेखा खींचने वाला विधायक कौन था और ये किसने किया? क्योंकि ये साबित करने में तो आर.के. आनंद पाल जो वो करीब जो वो 6 साल का समय लग चुका है और इस मामले में कोई बड़ा डिसीजन या कहीं से कोई उनको राहत मिली भी नहीं। तो ये जो रविंद्र ढोलकिया वरिष्ठ अधिवक्ता है हाईकोर्ट में वो कानूनी मामलों की जानकारी रखते हैं, लेकिन इस बार तब होती है जब व्हिप जारी किया जाता है, व्हिप से कोई नहीं आता है, लेकिन अगर कोई आने के बाद अपना वोट कैंसिल करवा लेगा तो उसका क्या करेगी? विसर्गात का मतलब केवल ये नहीं है कि कोई आके वोट नहीं डालेगा, वरुण विसर्गात का मतलब ये भी है कि वोट तो डाल दिया, पार्टी का आदेश था, लेकिन उसने वोट को कैंसिल करवा दिया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। इसमें वरुण जी एक चीज और भी है, अगर आपने पिछला चुनाव देखा हो, रणदीप सुरजेवाला बहुत बड़े वकील है, एडवोकेट, कानून की सारी जानकारी रखते हैं, उनको भी ये नियम पता था कि अगर वोट बैलेट बॉक्स में डालने से पहले आप उसको डिस्प्ले कर देते हैं, किसी दूसरे को दिखा देते हैं, तो आपका वोट रिजेक्ट हो जाता है। हाँ, वो गुजरात में आपके साथ हुआ था, मुझे याद है, अहमद पटेल वाले चुनाव में किया था, रणदीप जी ने किया था, रणदीप जी ने अपना वोट डिस्प्ले कर दिया। गुजरात में भी हुआ था, अहमद पटेल वाले चुनाव में एक बीजेपी विधायक ने वोट दिखा दिया था और बिल्कुल वो रिजेक्ट हो जाता है। बिल्कुल ये मान लीजिए सेकंड के 100वें हिस्से से बीजेपी वो चुनाव हार गई थी, तो वो हुआ था। तो ढुल साहब, पवन बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं, भाई व्हिप जारी हो गया, वोट डालने आ गए, क्रॉस वोटिंग तो चलो बात की बात है, लेकिन वो वोट अगर मतलब वो वोट अगर रिजेक्ट हो गया है, उसको चैलेंज कर दिया गया, तो उस तरह की दिक्कतें तो हैं पार्टी के साथ। और प्रवीण अत्रे कह रहे हैं कि आपके यहाँ तो बड़े बड़े पुराने चैंपियन थे वोट डालते वक्त, तो गलतियां सबसे कैसे हो गई? देखिए वरुण जी, आपने एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक दिया राज्यसभा का भारतीय जनता पार्टी का। गुजरात में इनकी सरकार 96 से है, बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने इस प्रकार का काम कर दिया, तो मैं क्यों ना मानूं कि जो दिक्कत कांग्रेस के साथ में कथित तौर पे वो भाजपा के साथ नहीं हो सकती। मैं क्यों ना मानूं, मेरे पास में कोई कारण नहीं है इस चीज को ना मानने का, ठीक है, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स जो है राजनीति के इनके ऊपर अप्लाई होते हैं वही हमारे ऊपर होते हैं, जो हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं उनके ऊपर होते हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे हमें समझनी चाहिए। दूसरी बात जो है, ये बिल्कुल क्लियर है कि दूध का चना जो है छाछ को फूक फूक कर पीता है, ये बहुत पुरानी कहावत है। तो इसमें आप इस बात को अच्छे से समझना पड़ेगा हमको कि किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही ना हो, भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से मतदान को प्रभावित ना कर पाए, उसके लिए जो संभव हर संभव जो कार्य करने हैं वो कांग्रेस पार्टी करेगी। ये बात आपके साथ वही मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आप कम से कम ये मान तो रहे कि गलती हो गई थी उस वक्त, लेकिन इस बार आप बिल्कुल सतर्क रहेंगे। लेकिन ये जो मानना चाहिए, नहीं, ये जो अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष और ये जो नाराजगी और ये सारा सिलसिला चला, उसके बाद उसके ठीक बाद चुनाव है, यानी ताजा नाराजगी है, ताजा चुनाव है, तो दिक्कत तो नहीं आ जाएगी कहीं? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी प्रकार से। जो भी कैंडिडेट आए हाईकमान के द्वारा आएगा, जिस भी कैंडिडेट को आए सभी एमएलए उनको वोट डालेंगे, हम निश्चित तौर पे ये मानते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई दोहराए बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अत्रे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं वरुण केवल एक ही बात कहूंगा, रविंद्र जी जो बात कह रहे हैं कि वो हर प्रिकॉशंस लेंगे और लेना भी चाहिए हर प्रिकॉशन, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति में अंतर है। देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या है, एक वो बड़ा अच्छा मशहूर शेर है कि हर एक ही उल्लू काफी था बर्बादे गुलिस्ता के लिए, यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्ता क्या। अरे आपके सहयोगी हैं सर। कांग्रेस की स्थिति थोड़ा सा भिन्न है, कांग्रेस की स्थिति थोड़ा भिन्न है। देखिए कांग्रेस के अंदर अभी जैसे कि मीडिया में चर्चा थी कि शैलजा जी चाहती थी कि वो राज्यसभा में जाए, लेकिन हुड्डा साहब ने जिस तरह से अपनी राजनीति चालू से, या यूं कह लीजिए कि हाईकमान को प्रभाव में लेके दीपेंद्र साहब को राज्यसभा में भेजा, तो कहीं ना कहीं जो शैलजा जी हैं उनके मन में इस बात की जरूरत होगी। दूसरी तरफ जिस तरह से किरण जी जो किरण जी के साथ बतौर नेता प्रतिपक्ष जिस वक्त पिछले टेन्योर में उनको बनाया गया, उस वक्त हुड्डा साहब ने जिस तरह का व्यवहार रखा, कहीं ना कहीं किरण जी के मन में भी टीस है। और आपको रणदीप सुरजेवाला जी का और हुड्डा साहब जी के संबंध आप सबको पता है। कुलदीप बिश्नोई जी ने तो अभी तक बधाई नहीं दी नए अध्यक्ष को, वो एक अलग विषय है। तो वो भी आप सब चीजें हैं, उन सब चीजों को देखना पड़ेगा। और जिस तरह से कांग्रेस का इतिहास है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रविंद्र जो वो शायद ज्यादा है। मतलब कांग्रेस में अगर ये इंटरनल आपदा है तो आप उसमें अवसर तलाश रहे हैं, इसलिए तो आप कह रहे हैं दोनों जीतेंगे या दोनों जीतना चाहेंगे। अगर ऐसा है कि दुश्मन जितना कमजोर होगा नेचुरली सामने वाले को लाभ होता। जब लड़ाई राजनीतिक लड़ाई, विचारों की लड़ाई और वैचारिक रूप से सामने वाला राजनीतिक दल जब दल में है तो उसका लाभ होगा ही होगा, इस बात तो मैं इनकार नहीं कर सकता। ठीक ठीक,
ढुल साहब, क्या 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 मायने क्या हैं जो बात प्रवीण अत्रे कह रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अवसर, आप कह रहे हैं सीटें इस बार सफिशिएंट हैं, पिछली बार जैसी गड़बड़ नहीं होगी, उन्हें कहीं ना कहीं अवसर दिख रहा है कि कांग्रेस की इंटरनल फाइट में शायद कोई मौका बन जाए? अच्छी बात है, जिस प्रकार का अवसर ये तलाश नहीं है उस प्रकार का अवसर हम भी तलाश लेंगे, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। कहां पर भाई यहाँ पर कांग्रेस के अंदर वोकल है, आप ये मानते हो कि भाई किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वोकल मीडिया के सामने आ जाती है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि भाजपा में कोई दिक्कत ही नहीं है। वरुण जी, ऐसा बिल्कुल भी मत मानिए कि भाजपा में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि कौन कौन व्यक्ति किस किस व्यक्ति के संपर्क में, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे सर, संपर्क में है, मैं तभी कह रहा हूँ। हाँ। इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं, ये चीजें मैं कह रहा हूँ डेमोक्रेटिकली ये प्रिंसिपल दोनों के ऊपर अप्लाई होते हैं। यदि इनको ये लगता है कि इन्हें राजनीति आती है तो हमें भी आती है, और बिल्कुल इस बात को निश्चिंत मान करके चलिए, इस समय पर जो है किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एजेंडा को राज्यसभा चुनाव में पास नहीं होने दिया जाएगा, ये बात आप निश्चित तौर पर मान करके चलिए। ठीक है, एक बार पवन के पास चलते हैं। पवन, क्या ये चुनाव दिलचस्प होगा? क्योंकि कई राज्यों में बिल्कुल सिंपल लग रहा है, अनाउंस होंगे तय हो जाएगा, लेकिन यहाँ दिलचस्प होने की संभावना इस लिहाज से भी है कि दावेदार बहुत सारे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए वरुण, निश्चित तौर पर अगर बीजेपी ने जो है वो 2 उम्मीदवार उतारने का फैसला किया, एक पार्टी सिंबल पर और दूसरा समर्थन के साथ, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की राह जो है वो मुश्किल होती हुई दिखेगी। और मैं आपको एक और बात बता दूं, पिछली बार जब इंक कंट्रोवर्सी का मामला हुआ था तब 15 विधायक कांग्रेस के पास थे, 21 के करीब का समर्थन इनेलो के पास था, यानी उस वक्त 35 के आसपास की स्थिति थी। उसके बावजूद आर के आनंद जो है वो चुनाव हारे थे, और ऐसे में जो है वो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी ने अपना दूसरा उम्मीदवार उतारने का मन बनाया तो कांग्रेस के लिए दिक्कतें ही हैं, और क्या किस तरीके से फिर क्या समीकरण बनेंगे वो देखना होगा। लेकिन ढुल साहब हमारे साथ जुड़े हुए, ढुल साहब से ये भी सवाल हो जाना चाहिए वरुण कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा को राज्यसभा भेजने के लिए जो शिद्दत दिखाई थी, जिसके बाद बीजेपी ने दूसरा उम्मीदवार भी नहीं उतारा, क्या इस बार कोई भी उम्मीदवार होगा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो शिद्दत दिखाएंगे जो पिछली बार बीजेपी उम्मीदवार ही नहीं लेकर आई, सीधा दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा चले गए? यानी पिछली बार भी बीजेपी के पास विकल्प था निर्दलीय उम्मीदवार उतारने का, लेकिन इस बार क्या हुड्डा साहब कोई भी उम्मीदवार होगा उसके लिए वही शिद्दत दिखाएंगे? जी, पवन की गुगली आई रविंद्र जी की, और रविंद्र जी जवाब दे दें एक बार। निश्चित तौर पर दिखाएंगे। देखिए, जो मैं बता रहा हूँ, हुड्डा साहब जो है लीड कर रहे हैं, सबसे बड़े नेता हैं हरियाणा के अंदर, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, तो उसमें ये सोचना भी हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वो नहीं दिखाएंगे। निश्चित तौर पर दिखाएंगे, कैंडिडेट जो भी हो। मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसी वो नहीं छोड़ी जाएगी, किसी भी प्रकार की ऐसी कमी नहीं छोड़ी जाएगी जिससे भारतीय जनता पार्टी को आपदा में कोई अवसर प्राप्त हो सके, ये बिल्कुल तय मान करके चलिए। मतलब लेकिन हुड्डा साहब की मनमर्जी का भी तो होना चाहिए ना फिर उम्मीदवार, ये शर्त होगी ना उसमें? कोई ऐसी शर्त को अप्लाई नहीं करती, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करती। जो 2 उपचुनाव हुए, कहा गया एक उपचुनाव में तो बड़ी शिद्दत से लड़े, जीत भी गए, एक एलनाबाद के उपचुनाव में वो शिद्दत नहीं दिखाई दी गई हुड्डा साहब की ओर से, या वो कोशिश नहीं नजर आई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर कैंडिडेट अलग थे, वहां पर कैंडिडेट अलग थे, वहां पर सरकार को हराने के लिए बड़ौदा में कैंडिडेट हुड्डा साहब का था ना? नहीं, बात कैंडिडेट की नहीं है, दोनों में परिस्थिति में ये फर्क था। बड़ौदा के अंदर जो है रूलिंग गवर्नमेंट को हराने के लिए जो मजबूत उम्मीदवार था, लोगों ने उसको वोट दिया। वहां पर एलनाबाद में जो मजबूत उम्मीदवार था, लोगों ने उसको वोट दिया। ये जनता भी तो तय करती है ना, केवल नेता थोड़ी ना तय कर सकते। नेता तो मेहनत करता है ना सर, वो दिखती है या नहीं दिखती है, दोनों बातें होती है। तो ग्राउंड में कौन दिखा कौन नहीं दिखा वो सब जानते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल दिखे, और बहुत सारे कार्यक्रम भी हुए, बहुत कुछ हुआ। जो कमियां रही, जो गलतियां रही, उससे बहुत कुछ सीखा भी है, और आगे इस प्रकार की कोई रिपीटेशन ना हो उस चीज की हमारी पूरी प्रयास भी रहेगा, और आपका उस चीज का हमारा दावा भी है। ठीक है प्रवीण जी, फिर क्यों मेहनत करनी 2 पर? भाई एक सहमति से बिना किसी झगड़े के आराम से चुनाव हो जाए, एक पे आप जीत जाए, एक पर उनका जीत जाएगा, क्यों आप कोई ऐसा अवसर ढूंढ रहे हैं? नहीं, देखिए, चुनाव तो बिना किसी झगड़े के ही होगा, लेकिन जो सवाल आप रविंदर जी से पूछ रहे थे, रविंदर जी से आपने हुड्डा साहब के बारे में पूछा, आप रविंदर जी के बारे में पूछ लेते कि रविंदर जी की कोशिशें कितनी थी इलाहाबाद में और रविंदर जी की कोशिशें कितनी बड़ौदा में, वही चीजें आपको स्पष्ट कर देती। भाई हम तो नेता की बात करेंगे ना।
जिसकी जहाँ नहीं तो मैं तो ड्यूटी रविंदर जी की बात करूंगा। देखिए बड़ौदा ऐसा में है, हमारी एक्टिविटी ये, थी वहां इस पर वक्त नहीं इस थी, तरह बड़ी के क्या सीधी समझ बात है। आता? नहीं, देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने ही कह दी, कि जो उम्मीदवार हुड्डा साहब के मनपसंद होगा, क्या वो बाकी के मनपसंद होगा? यही एक्सप्रेशन है, यही सबसे बड़ा सवाल है। भाई ज्यादातर क्योंकि विधायक तो इस तरह हुड्डा की साहब के स्थिति- साथ है ना, तो फिर भाई ठीक है, अगर उनके साथ देखिए, विधायक है तो उनकी मर्जी का चल जाएगा, या जिस पर उनकी सहमति नहीं, होगी। ऐसा है कि ये बात मैं आपकी सहमत हूं कि ज्यादातर विधायक हुड्डा साहब के साथ है। अभी तक जो संख्या मीडिया में आती है 24-25 के करीब, मतलब 6 से 7 विधायक ऐसे हैं जो हुड्डा साहब की के हैं। बस आप और इसी यहाँ में पे ट्विस्ट तो ढूंढ 4 रहे या हैं, 5 ही है। आप इस 6-7 में ट्विस्ट ढूंढ रहे हैं बार बार। देखिए वो हालात आपको नजर आ रहे हैं, वरुण, मुझे नहीं नजर आ रहे, आपको भी नजर आ रहे हैं, लेकिन आपकी मर्यादा है, बतौर एंकर आप नहीं बोल सकते, लेकिन मैं प्रवक्ता हूं, मैं खुल के बोल सकता हूं। बोलिए। केवल अंतर इतना है। तो मैं तो खुल के बोल रहा हूं हाँ। कि कांग्रेस की आपसी गुटबाजी इस तरह के हालात बना देगी, क्योंकि कांग्रेस इस बात के लिए कुख्यात रही है, और इसके अंदर ना रविंदर जी कुछ कर पाएंगे, ना प्रवीण अत्री कुछ कर पाएंगे। पवन मेरा एक कांग्रेस सवाल, की वायद जी जी, यही है। हाँ मैं पवन मेरा एक सवाल है आपसे। अब चेहरों की बात कर ले, क्योंकि दावेदार बहुत नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में ज्यादातर सरप्राइज हम देखते हैं, जैसे दुष्यंत गौतम दिल्ली से थे, वो बन गए, या कोई और चेहरा। कांग्रेस में अगर हरियाणा से ही किसी ने बनना है तो दावेदार बहुत सारे हैं, कुछ वरिष्ठ नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं जो हिमाचल से थे या दूसरी जगह से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, और उनका जो कार्यकाल है खत्म हो गया है। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने सीट एक है लेकिन नाम बहुत हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की स्थिति भी इसी तरीके की है, चूंकि तमाम राज्यों में जो कांग्रेस के चुनावी नतीजे विधानसभा के रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस के पास कोई बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है, और इसी के चलते कांग्रेस जरूर ये चाहेगी कि उनके जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको राज्यसभा में लेकर जाएं, और राज्यसभा में जाने का रास्ता राज्यों की विधानसभा में जो गणित है उसी से है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस के पास हरियाणा में से एक सदस्य को राज्यसभा भेजने का मौका है, तो कांग्रेस जरूर ये चाहेगी, कांग्रेस का हाईकमान ये जरूर चाहेगा कि बड़े नेता को, पार्टी के वरिष्ठ नेता को जो है वो राज्यसभा में लाया जाए। और जो चर्चा अगर नाम की करे वरुण, तो कुमारी सैलजा का नाम जो है वो लगातार प्रमुखता में इसलिए चल रहा है क्योंकि हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद से ये कयास लगातार हैं कि कुमारी सैलजा को कांग्रेस हाईकमान के आदेश के चलते राज्यसभा में भेजा जा सकता है। लेकिन इसके अलावा अब दूसरे नाम भी सामने आने लगे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो मित्र हैं, और G23 जो बना है उसमें उनके साथी हैं आनंद शर्मा, जो उनका भी नाम चर्चा में है। इसके अलावा कई और चेहरे भी जो है वो सूची में जुड़ रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला के नाम की भी चर्चा शुरू हो चुकी है। तो ऐसे कई नाम हैं जो लगातार जुड़ रहे हैं, और बीजेपी में भी कोई कम मुकाबला नहीं है। बीजेपी में सीट बीजेपी के खाते की तय तो एक ही है। अगर निर्दलीय को किसी को उतारकर समर्थन करना है तो उसके लिए एक तरह से वो जो है वो एक क्या रहेगा उस समीकरण में, कैसे क्या बनेगा, जेजेपी भी कोई उम्मीद ढूंढ रही है अपनी? एक ही सीट पर अगर उम्मीदवार उतारना है तो बीजेपी के पास भी बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं यही अभी इसी पे आने वाला था कि अब हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर जेजेपी को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। जेजेपी के पास 10 सीट है, यानी 10 विधायक हैं। जेजेपी जरूर चाहेगी कि बीजेपी एक उम्मीदवार अपना अगर उतारती है तो दूसरा उम्मीदवार जो निर्दलीय के तौर पर समर्थन करना है वो ऐसा उम्मीदवार हो जिसके ऊपर जेजेपी का एक तरह से जेजेपी के प्रभाव का हो, जेजेपी के संगठन का हो, जेजेपी जिस पे सहमत हो उसको बीजेपी समर्थन करे। ये भी समीकरण जो है वो जरूर जो है वो चर्चा में रहेगा, और इसीलिए जो है वो ये चुनाव काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिलचस्प होता हुआ नजर भी आ रहा है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी लगातार ये चर्चाएं हैं सूत्रों के हवाले से कि राज्यसभा की दावेदारी जता रही है। राज्यसभा की दावेदारी जताने के लिए एक सीट पर बीजेपी के पास 40 का मैंडेट होने के चलते बीजेपी का ही बड़ा दावा बनता है, लेकिन दूसरी सीट पर जो समर्थित उम्मीदवार होगा वो कौन हो सकता है, उसमें क्या जेजेपी की सहमति के साथ उम्मीदवार उतारा जाता है, या जेजेपी और बीजेपी दोनों की पार्टी को उम्मीदवार ना होकर कोई एक ऐसा चेहरा हो जो दोनों के लिए मान्य हो, उस चेहरे के ऊपर जो है वो दावा लगाया जा सकता है। तो ये समीकरण जो वो हरियाणा में बन रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिए रहा इसलिए मुश्किल हो सकती है अगर बीजेपी ने दूसरे सीट पर भी उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हमने उड़ल साहब से बात भी की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तभी शिद्दत होगी जब उनकी मन मुताबिक फैसला हाईकमान लेगा। अगर उनके मन मुताबिक फैसला नहीं हुआ तो इस बार भी हरियाणा का जो चुनाव होगा राज्यसभा का 2 सीटों का, वो 2016 गारंटी नहीं ली जाएगी, मतलब फिर गारंटी नहीं ली जाएगी, हो सकता है।
बिल्कुल वरुण। ठीक है सर, फाइनल कमेंट मेरे पास एक एक फाइनल कमेंट आपका हो जाए। सबसे पहले अत्रे साहब, आपके यहाँ भी कुछ गुंजाइश है, इधर उधर से प्रेशर तो है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित राजनीतिक दल है, और आप भारतीय जनता पार्टी का अगर इतिहास भी देखेंगे, जो यहाँ पे पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेता है, पार्टी का हर कार्यकर्ता है, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट है, वो पार्टी के निर्णय के साथ खड़ा हो जाता है, और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। जिस तरह की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम खुल के यहाँ पे कांग्रेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और दर्शक भी और आप भी भले ही खुल के मेरे साथ सहमत अपना समर्थन ना दे, लेकिन कहीं ना कहीं सहमति आपकी भी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस का ऐसा इतिहास रहा है। तो एक राजनीतिक दल जिसके अंदर वैचारिक, मेरा वोट नहीं है अत्रे साहब, आप डलवा के मानेंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं तो कहूंगा कि वरुण जी आप खुल के अपनी बात। नहीं, मेरा वोट नहीं है ना राज्यसभा में, मैं राज्यसभा में वोट नहीं डाल रहा ना। चलो, समय देगा, समय ऐसा वक्त भी लाएगा कि आपके पास ये अवसर होगा। ठीक है। डोल साहब, एक फाइनल कमेंट आपका सर, प्रोग्राम वाइंड अप करना है। देखिए, हारने का कोई सवाल नहीं है, तैयारी पूरी है। हाईकमान जो आकर के हरियाणा के अंदर बाद में एक लोगों में जो जनमानस में जो संदेश देना है कि भारतीय जनता पार्टी के सेटिंग वाले दिन गए, उन दिनों को हटा करके हमको अपना कैंडिडेट जिता करके हाईकमान के आगे दिखाएंगे, जनता के आगे दिखाएंगे। चलिए, प्रवीण अत्रे जी आपका, रविंद्र ढोल आपका और पवन सिंवर आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे राज्यों से ये राज्यसभा का चुनाव होना है, बहुत सारी सीटें खाली हो रही हैं, लेकिन दिलचस्प चुनाव जो है वो हरियाणा का नजर आ रहा है। इस खास पेशकश में इतना ही। जनता टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं।